नमस्कार। गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं, लोगों को देने में मज़ा आती है लेकिन लेने में नहीं। मतलब सलाह, सूचन, उपदेश, ये सब लोग देना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाहते। लेकिन कई लोगों की आदत हो जाती है, अगर कोई सलाह मांगते हैं तो देना ज़रूरी है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई मांगता नहीं है, आपके बोले हुए शब्द का कोई वजूद नहीं है, तो फिर बोलना नहीं चाहिए। उसको उपदेश, सलाह, सिखामण, सीख देनी नहीं चाहिए। संत कबीर का एक दोहा है, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नयन में ने, ते गैर कदी न जाइए, भले कंचन वर्षे में। मतलब अगर आपको जहाँ आवकार नहीं है, जहाँ स्नेह नहीं है, वहीं कभी भी जाना नहीं चाहिए, फिर चाहे वहाँ सुवर्ण की वर्षा क्यों ना होती हो। ये बात हम करते हैं, हिंदुस्तान में हर जगह कोई न कोई कितना पढ़ा लिखा है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब सलाह देना चाहते हैं। पान या चाय की टपरी पर बैठने वाला भी मोदी जी या निर्मला सीतारमण को बैठे बैठे सलाह देता है, ऐसा करना चाहिए, बजट में ये होना चाहिए। अरे भाई, आपको अपने जो थड़ा है, टपरी है, उसका बजट मालूम है? आपके घर का बजट आपने कभी देखा है? तो फिर आप क्यों सलाह देते हैं? चलो, उनकी तो बात ठीक है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जाने माने लोग हैं जिसको लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो जब सलाह देता है तब ऐसा लगता है शायद उनकी सलाह ठीक होगी, सही होगी। लेकिन अगर आपकी सलाह में दम है तो कोई भी स्वीकार करेगा, लेकिन नहीं होगा तो वो डस्टबिन में चली जाएगी। हिंदुस्तान में आगे से चली आती है, सब लोग दूसरे को सलाह उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसको लेनी अच्छी नहीं लगती। जब बजट की बात आती है तब अर्थशास्त्रियों का भी नाम इज्जत के साथ लिया जाता है, जैसे कि भूतपूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल अवार्ड विजेता अमर्त्य सेन, अरविंद सुब्रमण्यम, अभिजीत बैनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा, ऐसे लोग सब सलाह देने लग जाते हैं। जब 2014 में मोदी सरकार आई तब रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उनके कार्यकाल में रघुराम राजन जो तब्दीलियां लाना चाहते थे वो तो इस वक्त वो नहीं लाए थे, लेकिन मोदी सरकार ने रघुराम राजन का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ने दिया। कार्यकाल खत्म होते ही रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर दूसरा व्यक्ति आ गया। रघुराम राजन को ऐसा लगता था 2014 में तो मोदी सरकार आ गई, लेकिन 2019 में नहीं आएगी। इसीलिए रघुराम राजन ज़्यादातर विश्व स्तर पर जब जब मौका मिलता था तब अर्थतंत्र की जब बात होती थी तब भारतीय अर्थतंत्र की बात करते थे, लेकिन टीका ज़्यादा करते थे। मोदी सरकार की भी टीका ज़्यादा करते थे। अगर आप अर्थतंत्र के जानकार हैं तो आप अपना सूचन दीजिए, मानना न मानना सरकार पर है, लेकिन आप सूचन करने से ज़्यादा टीका ज़्यादा करते हैं, इसीलिए आपकी अच्छी बात भी सरकार ध्यान में नहीं लेती है। ठीक इस तरह ही नोबेल प्राइज विजेता अमर्त्य सेन, वो भी जब जब तक मिलती है तब तक विश्व स्तर पर भारतीय अर्थतंत्र के बारे में बोलते हैं, और उनका सूचन ऐसा नहीं होता जो भारतीय अर्थतंत्र को आगे ले जाए। लेकिन मोदी सरकार क्या गलत कर रही है या उनके नज़रिए से क्या गलत है, उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम जो मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार थे, जब तक सलाहकार थे तब तक अर्थतंत्र की गाड़ी
जो पटरी पर आने वाली थी तब नहीं आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्होंने मोदी सरकार की अर्थतंत्र नीतियों पर बोलना, टीका करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है जब आप कोई पद पर होते हैं, उसके बाद वो पद के आगे जब एक्स लिखा जाता है, तब आप जो सरकार होती है उसकी आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप सलाह दीजिए, सीख दीजिए, दिशा देने की कोशिश कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप उनकी आर्थिक नीतियों पर टीका करेंगे तो शायद आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। सवाल उठाइए, लेकिन साथ में उनका हल भी दिखाना चाहिए। ठीक इस तरह अभिजीत बैनर्जी और सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो भी बार बार जब अरुण जेटली थे तब भी वो सवाल उठाते थे, लेकिन उनकी बातों को अनदेखा किया जाता था। अरुण जेटली प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, इसके कारण जो कोई सलाह सूचन करते थे उनके साथ बैठकर बात करते थे, लेकिन करते वही थे जो उनको ऐसा लगे ये अच्छा है और ये आगे बढ़ाने से शायद देश का अर्थतंत्र अच्छा हो जाएगा। देश की आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन लाने वाले मनमोहन सिंह को भी याद करना चाहिए। वह भी बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं तब सिर्फ और सिर्फ सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते थे। उनके साथ थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। वो समझ गए थे ये सरकार को कोई भी सलाह सूचन उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आप कहेंगे वो शायद सीधा डस्टबिन में ही चले जाएंगे। इसीलिए अहलूवालिया ने अभी तक कभी भी सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठाए, कोई सूचन भी नहीं किए हैं। रघुराम राजन की पोल तब खुल गई जब यूपीए सरकार थी, तब किसान के लिए जो कृषि कानून बनाना था उनकी तरफदारी करते थे। लेकिन जब एनडीए की सरकार आने के बाद सरकार ने कृषि कानून बनाया, तब किसान ने आंदोलन शुरू किया। जो किसान आंदोलन कर रहे थे उस पर कोई टीका नहीं की, लेकिन उन्होंने समर्थन दिया। मतलब यूपीए सरकार जब कानून लाती थी तब अच्छा था, लेकिन जब एनडीए सरकार ने वही कानून पास किए तब उनको अच्छा नहीं लगा। मतलब साफ हो जाता है रघुराम राजन पर कांग्रेस का टैग लग जाता है। जब रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे तब आर्थिक रिफॉर्म के लिए कुछ नहीं किया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कारण बैंक सब पीड़ित थी, तब भी उन्होंने दूसरों को लोन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं की थी। और क्या करने से एनपीए कम हो जाए, ऐसा कुछ कार्य रघुराम राजन ने अपने कार्यकाल में नहीं किए हैं। अब बात करते यशवंत सिन्हा की, जो अपने आप को पहले आरएसएस का सन्निष्ठ कार्यकर बताते थे, लेकिन जब वो नाणा मंत्री थे तब यशवंत सिन्हा सरकार की ओर से आए हुए सूचन को ध्यान में नहीं लेते थे, अपनी मनमानी करते थे। उसके बाद सरकार ने उनको तवज्जो देना बंद कर दिया। यशवंत सिन्हा अपने आप को बहुत बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कभी भी यशवंत सिन्हा को आर्थिक नीतियों के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि यशवंत सिन्हा की एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बनने की, और बार बार मोदी सरकार को उसके बारे में संकेत भी दिए, लेकिन मोदी सरकार ने यशवंत सिन्हा को ये पोस्ट देने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद यशवंत सिन्हा ने भाजपा को अलविदा कह दिया और उसके बाद अब तृणमूल के साथ यशवंत सिन्हा आर्थिक नीति बनाते हैं या नहीं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी आर्थिक नीति के बारे में अभी तक यशवंत सिन्हा को कुछ भी नहीं पूछा है।
मतलब यशवंत सिन्हा इतने अच्छे अर्थशास्त्री नहीं है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की आर्थिक नीति के बारे में उनके पास कोई सलाह ले। धन्यवाद।